चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। जय हिंद दोस्तों, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे कि आखिर ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र इतनी क्यों है। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए इतना खास डोनाल्ड ट्रंप की नज़रों में क्यों है। इसके अलावा हम बात करेंगे किस तरह रसिया ने अपने ऑयल टैंकर्स की सुरक्षा के लिए अपनी नेवल शिप्स भेजे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर पे हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक डिफेंस डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अब धमकी दे दी है। भाई ने जोश भर लिया है। भाई के अंदर पूरा जोश है, जज्बा है, जुनून है, सब कुछ है। भाई ने बोला कि जब मैं वेनेजुएला फतेह कर सकता हूं तो अब मैं ग्रीनलैंड भी फतेह कर सकता हूं। भाई ने ईरान को धमकी दे दी। रिपोर्ट्स आपने देख ली कि ईरान किस तरीके से कह रहा है कि वो उसके खेमेनेई जो है देश छोड़ के भागने की तैयारी कर रहा है, वो रशिया जा सकता है। तो तमाम चीज़ें अब भाई को लग रहा है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई ने सीधा अगली चुनौती अपने नाटो एलाइज को दी, बोला मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। आखिर ग्रीनलैंड पर इतनी नज़र डोनाल्ड ट्रंप की क्यों पड़ी हुई है? दरअसल अगर आज के समय के युद्ध को हम देखें, जो पिछले 4-5 सालों में जो युद्ध हुए हैं या जिस तरह से युद्ध को लेकर बात चल रही, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स आता है रेयर अर्थ मटेरियल का। ग्रीनलैंड के पास भी रेयर अर्थ मटेरियल का अच्छा भंडार है। इसके अलावा ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप की उस पर नजर है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक नेवल बेस भी है आई थिंक, और उस नेवल बेस से वो अपनी तमाम स्ट्रेटेजिक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि एक बेस होने से सब कुछ नहीं हो जाता, मुझे पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए। जब ये ग्रीनलैंड मेरे कब्जे में आएगा तब मैं अपनी स्ट्रेटजिक ज़रूरतें हैं, मैं चाइना को काउंटर करना, आर्कटिक ओशियन में रशिया को काउंटर करना, ये तमाम चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ये ट्रंप का ये ऐसा मानना है। बेसिकली ट्रंप जब से कई जानकारों का ये भी मानना है कि अमेरिका किसी भी देश पर युद्ध थोपने से पहले एक भूमिका बनाता है, उसके कारण देता है, दुनिया को ये बताता है कि इस वजह से हम का युद्ध शुरू कर रहे हैं। वेनेजुला पर उसने ड्रग्स का आरोप लगाया, कोलंबिया पर भी उसका ड्रग्स का ही आरोप है, मैक्सिको पे भी उसका कुछ इसी तरह का आरोप है। लेकिन ग्रीनलैंड जैसी लोकेशन पे इस तरह की बात नहीं की जा सकती। तो कुछ जानकारों का मानना है कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन या यूं कहें कि वो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर ग्रीनलैंड के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको साधने की कोशिश की जा रही है। अब डेनमार्क है, डेनमार्क को डर किससे लगना चाहिए? रशिया से। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डेनमार्क को खतरा किससे होना चाहिए? डेनमार्क को खतरा होना चाहिए रूस से। डेनमार्क को रूस से खतरा नहीं है। डेनमार्क को खतरा है अपने ही एक संगी साथी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और यही कह रही है वो, दिस लेडी मेटे फ्रेडरिक्सन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, शी सेज, डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं, कह रही हैं कि अगर आपने ऐसा करा तो नेटो खत्म हो जाएगा। वो नेटो खत्म हो जाएगा जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों खत्म हुआ था 1945 में। 1945 के बाद जब नेटो का गठन हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद जब भी नेटो का गठन हुआ, उसके बाद एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी थी, एक सिक्योरिटी की गारंटी हुआ करता था नेटो कि जब तक हम हैं तब तक आपको कुछ नहीं होगा। उसका ये कहना है कि ये बाहर से खतरा नहीं है तो अंदर से खतरा है, खत्म हो जाएगा नेटो, बर्बाद हो जाएगा। ये उन्होंने वार्न करा है डोनाल्ड ट्रंप को। मेजर गौरव सर ने जो बताया कि जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री का बयान है, चूंकि डेनमार्क सेमी ऑटोनॉमस रीजन है ग्रीनलैंड, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि डेनमार्क नेटो को तोड़ने तक की धमकी दे रहा है। जो वो नेटो का एक मजबूत अम्ब्रेला था, एक जो नेटो की मजबूती थी, एक नेटो की जो दोस्ती थी, वो टूटने के कगार पे आ रही है। वो दिख रहा है कि उसमें बिखराव हो रहा है। ऐसे में रशिया तो ज़्यादा पावरफुल होने वाला ज़रूर है। एक बात महत्वपूर्ण समझने वाली ये भी है, नेटो की आधार रखने वाला भी अमेरिका ही है। नेटो में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी अमेरिका है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस के पॉइंट ऑफ से ही बनी हुई थी, सुरक्षा के माप पे ही ये ट्रीटी बनी थी। और इस ट्रीटी के अंदर अगर किसी एक मुल्क यानी नाटो के जो सदस्य हैं उनमें से किसी भी देश पर हमला होता है या सुरक्षा की बात आती है तो वो हमला या वो सुरक्षा का पॉइंट नाटो सदस्य के सभी देशों के लिए मान्य होगा। और इसी आधार पर सभी जो देश थे उन्होंने इस ट्रीटी के अंतर्गत शामिल हुए थे। उस समय जो नाटो बनाया था जिन्होंने, वो ये भूल गए थे कि अगर आपस में ये भिड़ जाते हैं तो क्या करेगा। हाँ, अब ये पॉइंट बड़ा मुश्किल हो गया है, जो कि इमर्ज हो रहा है कि अगर नाटो के देश, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बयान दे रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठ गया है कि नाटो के देश ही अगर आपस में ही
भिड़ने लग जाए या इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो उस व्यवस्था का क्या होगा, उस उन प्रिंसिपल्स का क्या होगा जिन पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ट्रंप नाटो को शुरू से धमकियां देता चला आ रहा है। आई थिंक यूरोप को या नाटो को उसने बोला था जब वो चुनाव लड़ रहा था कि मैं तो रशिया से बोल दूंगा कि मर दो इन लोगों को। ट्रंप की जो बयानबाजियां हैं वो लगातार नाटो के खिलाफ रही हैं, वो नाटो देश के खिलाफ एग्रेसिव होते जा रहे हैं। अब ऐसे में ये नाटो रहता है, टूटता है। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी भेजता है, बूट्स ऑन ग्राउंड डालता है, तो उसका क्या असर होगा ये है। लेकिन एक चीज है, रशिया बहुत ध्यान से इस चीजों को देख रहा है। बिल्कुल, सिर्फ रशिया नहीं, चाइना भी इसे बहुत ध्यान से देख रहा होगा, क्योंकि अगर आप दुनिया भर में सिक्योरिटी की बात करें तो नाटो एकमात्र ऐसी सिक्योरिटी ट्रीटी बची हुई है जो कि शीत युद्ध के दौरान की बात, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उस समय जब दुनिया दो भागों में लगभग दो भागों में बटी थी, तो उस टाइम पे ये ट्रीटी बनी थी। यूएसएसआर टूट गया, लेकिन नाटो के जो मेंबर्स थे वो अभी भी यूनाइटेड थे और ये वो ट्रीटी अभी भी एक्टिव थी। तो अब उस ट्रीटी के विद इन जो मेंबर्स हैं, उस संधि के अंदर के जो ही देश हैं, उनमें ही अब इस तरह के विवाद आ रहे हैं। तो उस ट्रीटी का क्या होगा, और ये इसके आने वाले समय में देखना होगा कि अब इस पूरी ट्रीटी का रूपरेखा किस तरीके से बदलती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 दिन का टाइम दिया है कि लेट्स टॉक अबाउट ग्रीनलैंड इन नेक्स्ट 20 डेज। तो अगले 20 दिनों में क्या होने वाला ये देखने की बात है। दूसरी तरफ आप बता रहे थे कि रशिया ने अपनी एक शिप डिप्लॉय की है। हाँ, ऑयल टैंकर्स, दरअसल वो टैंकर्स जो वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे थे, उन पर चूंकि ब्लॉकेड लगा हुआ था, तो उनकी सुरक्षा को लेकर रशिया ने अपने नेवल शिप्स भेजे हैं। दरअसल एक ऑयल टैंकर है जिसका नाम पहले बेला 1 था, जो कि अब मरीनेरा के नाम से जाना जा रहा है। वो उस ऑयल टैंकर की सुरक्षा के लिए रशिया ने नेवल शिप्स भेजी हैं। इस शिप ने पहले अभी फिलहाल उसमें कोई ऑयल नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इसने एक वक्त पर वेनेजुएला से ऑयल ट्रांसपोर्ट की थी, तो उसकी सुरक्षा को लेकर नेवल शिप्स रशिया ने नेवल शिप्स भेजे। सवाल ये नहीं है कि इसी शिप की सुरक्षा क्यों, महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई की और जिस तरह से ऑयल टैंकर्स को लेकर बयान लगातार अमेरिका से आ रहे हैं, रशिया ने उनकी सुरक्षा के लिए अब सैनिक या यूं कहें कि जो मिलिट्री शिप्स हैं, जो नेवल शिप्स हैं, उनकी तैनाती शुरू कर दी है। रशिया ने एक और ऑयल टैंकर को, या शायद इसी ऑयल टैंकर को निकालने के लिए अपने फोर्स का इस्तेमाल किया था, उसको चकमा देके किस तरीके से वहां निकाला गया था, ये भी हमने कुछ दिन पहले कवर किया था। ये तमाम चीजें हैं। कहा जा रहा है कि ये इस शिप ने अपने कोर्स का अपना कोर्स बदल दिया, अपना नाम बदल दिया। ये गयाना में पहले रजिस्टर्ड था, अब इसको रशिया में रजिस्टर कर दिया गया, इसका फ्लैग चेंज हो गया, तमाम चीज़ें चेंज हो गई हैं और रशिया इसकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसने अपने वॉरशिप तैनात किए हैं इसकी सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं राम, आगे क्या खबरें हैं हमारे पास? सर, आगे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि जो ऐसे देश जिनका अपना ही कोई भंडाभार नहीं दिख रहा, जो ऐसे देश जो कि जिनकी स्थिति अभी बड़ी ही नाजुक है, वो दोनों देश एक दूसरे से डिफेंस डील करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की। मुझे कहावत याद आ रही है, कह लीजिए, फिर मैं खबर बताऊं। कंगाल की दोस्ती उधार तक खत्म हो जाती है। और बात खबर में भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल पाकिस्तान ने JF-17 बांग्लादेश को ऑफर किया। इससे जरूरी एक खबर ये आती है कि अभी एक रिपोर्ट आई है, एक आर्टिकल है प्रिंट ने कवर किया है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 10 अरब के हथियार इस साल बेचे हैं, जिसमें फाइटर जेट्स हैं, जिसमें तमाम चीज़ें हैं, जिसमें वो लीबिया का नाम ले रहा है, उसने अजरबैजान का नाम लिया है, उसने नाम लिया है, हमने एक अननेम्ड फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ MOU साइन किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ऐसे में अब ये आ रहा है कि इसको ही बेचेगा। अब वो पैसे पाकिस्तान को कितने मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं वो बात ही है, भाई बेच रहा है। खुद के हथियार चाइना और जन से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। JF-17 का है, चाइना का ही है। किसके हथियार बेच रहा है? चाइना के बेच रहा है, दलाली खाता है ये। दरअसल पाकिस्तान के एयर चीफ और बांग्लादेश के एयर चीफ के बीच मुलाकात हुई, उस दौरान JF-17 जेट को लेकर बातचीत हुई है। पाकिस्तान के एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जिसको हाल ही में 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, वो जहीर अहमद बाबर सिद्धू पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ, बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान से मिलते हैं और ये लोग बात कर रहे हैं कि जो चाइना पाकिस्तान का ज्वाइंटली डेवलप्ड JF-17 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। फिर से सुनिए, चाइना पाकिस्तान ज्वाइंटली डेवलप्ड JF-17 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
ओके ठीक है। ये बांग्लादेश को पिच किया जा रहा है कि आप ये खरीदिए, हम बेच रहे हैं पूरी दुनिया को, ये शानदार एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट बेचने के लिए पेशकश की है उसने, JF-17 आप खरीदिए। उसने बताया कि हमने फला देशों को बेचा है, हमने लीबिया के एक मिलिट्री डिक्टेटर को भी ये JF-17 बेच दिया है, हमने अजरबैजान को आई थिंक उन्होंने बेचा है। ऑफर दिया है एक्चुअली हाँ, तो लीबिया आप को खरीदिए। भी। नहीं, लीबिया के साथ तो वो डिफेंस डील हुई है 4.6 बिलियन की या 4 बिलियन की जो डील हुई है उसमें JF-17 भी बेचने की बात है। ओके। तो ये है, इसके साथ में अजरबैजान को आई थिंक 4 बिलियन की जो डील थी उसमें ये JF-17 बेचा था। तो अब पाकिस्तान को लग रहा है कि हम बेच सकते हैं। पाकिस्तान ने बहुत शानदार ये टेक्नोलॉजी, लेकिन एक बात और नहीं है इसमें महत्वपूर्ण कि चूंकि ये जो JF-17 का प्रोजेक्ट है वो चाइना और पाकिस्तान का ज्वाइंट है, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो बांग्लादेश को बेचने के लिए इसे चाइना की परमिशन की भी जरूरत पड़ेगी। वो चाइना ही बेच रहा है, पाकिस्तान नहीं बेच रहा। चाइना ने एक सेल्स टीम रखी हुई है, वो सेल्स टीम का हेड है मुनीर, वो जाता है, वो पिच करता है। वो उस सेल्स टीम का जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो मुनीर है, उसका डिप्टी है जहीर अहमद बाबर सिद्धू, वो पिच कर रहा है पूरी दुनिया को कि भाई JF-17 खरीद लो। तो वो सेल्स टीम का मेंबर है, वो सेल्स टीम जाती है, वो पिच कर रही है, फिर वो बेच रही है, फिर वो अपना 2% का कट दलाली का रखती है, बाकी मालिक को वापस। लेकिन एक और बात हैरान करने वाली आपको नहीं लग रही कि बांग्लादेश, जिसकी अभी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, आए दिन वहाँ पर हिंसा बना हुआ है, हिंदुओं को तो खास कर मारा जा रहा है। अगर हम माइनॉरिटी सेफ्टी की बात करें तो इसकी स्थिति वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर राजनीतिक रूप से अशांति बनी हुई है और आर्थिक रूप से वो जो देश कमज़ोर है, ऐसे में इतने कॉस्टली या यूँ कहें कि इस तरह के जेट खरीदने का क्या मतलब बनता है? मतलब बने ना बने, अब बांग्लादेश के यंग लीडर का एक बयान आपने सुना होगा कि अगर वो भारत को पैसा देना बंद कर दें तो भारत में लोग भूखे मरने लगेंगे। वो ठीक है, गुड जॉब उनके लिए जिन्होंने भी ऐसा सोचा होगा। सो आप जो है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, उनके पास पैसे बहुत हैं, बस वो दिखा नहीं रहे हैं। खैर, ये जो डील है ये कितनी सक्सेसफुल होगी, ये ऑफर कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि पाकिस्तान ओवरवेल्म होकर तमाम चीज़ें कर रहा है। कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चुनाव में भी पाकिस्तानी ISI इंटरफेयर कर रही है ताकि जमात किसी तरीके से जीत जाए और उनका एजेंडा चले। जमात भी पाकिस्तान का ही विंग, ISI का विंग है जो वहाँ पे एक्टिव है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। पाकिस्तान अभी अपना फुटहोल्ड, और ये बांग्लादेश जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं वो कितना खरीदेगा, कितना नहीं खरीदेगा, वो क्या करेगा, वो पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते बनाएगा, वो भारत के साथ कैसे रिश्ते बनाएगा, उनकी डिफेंस डील डायरेक्टली चाइना से होगी, क्योंकि बांग्लादेश की डिफेंस फोर्सेस में भी तमाम हथियार, तमाम वेपनरीज चाइना से हैं। अब वो डायरेक्ट पाकिस्तान से खरीदते हैं या डायरेक्ट चाइना से डील करते हैं, या वो पहले अपनी इकोनॉमी पे काम करते हैं, ये चीज़ें देखने। ये जो डील की बात आई है, ये जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक प्रोजेक्शन है कि हम लोग इतने क्लोज हैं कि हम डिफेंस डील कर रहे हैं, हम फाइटर जेट्स की डील कर रहे हैं। आप देखिए हमारी दोस्ती कितनी गहरी है, क्योंकि फाइटर जेट ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ होती है प्रोजेक्शन के तौर पे। जब आप फ्रांस से राफेल खरीदते हैं तो आपकी दोस्ती को बहुत सराहा जाता है। जब आप रशिया से मिक्स खरीदते हैं, जब आप रशिया से सुखोइस खरीदते हैं, जब आप रशिया से Su-57 खरीदने की बात करते हैं, तो स्ट्रेटेजिकली फाइटर जेट को एक बहुत बड़ा एसेट देखा जाता है। तो वो उस तरीके से, और वो प्रोजेक्शन है, क्योंकि मीडिया भी जो रिपोर्ट करा वो यही कह रहा है कि ऑफर दिया गया है। इस खबर को लेकर एक तथ्य और सामने आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में इस तरह की डील कर कर जो उसकी IMF पे डिपेंडेंसी है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंस्टीट्यूशन जो हैं उन पे जो डिपेंडेंसी है वो घटेगी। IMF से वो लोन नहीं लेंगे। अभी चाइना ने, वो चाइना का फाइटर जेट बेच रहा है, मैं इसलिए ये फैक्ट बताते हुए चल रहा हूँ कि चाइना ने अभी कहा है कि जो CPEC का तुम्हारा काम अधूरा है उसको जल्दी से पूरा कर लो, उसको पूरा करो, फिर मेरे से बात करो। तुम तमाम पैसे मांगने फिर से गए होंगे भाई साहब लोग। मैं बोला कि पहले पूरा करो, फिर उसके बाद जो भी बातें हैं, जो बकवास है वो करना। लेकिन एक इनको ये हैरान, यहाँ पाकिस्तान के लोग या वहाँ के लिए ये बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि ये एज्यूम कर रहे हैं कि चाइना से खरीदी हुए वेपन को ये दुनिया भर में बेच के IMF का जो लोन है या जो उनका फाइनेंशियल सिचुएशन है अभी, जिस तरह से वो आर्थिक स्थिति से अभी जूझ रहे हैं, उसको ये ओवरकम कर जाएंगे। उससे ख्याली पुलाव का नाम सुना आपने? यस। ऑल द बेस्ट। आज का हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। जय हिंद।